हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गैसियस लॉ। गैसियस लॉ पढ़ने से पहले हम मैटर के एक फिनोमिना या इसे हम एक मैटर की एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। मैटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मैटर को आप इंटर स्टेट चेंज कर सकते हो, यानी कि आप मैटर की किसी भी स्टेट, आपको मान लो सॉलिड स्टेट दी हुई है तो उसे आप लिक्विड या उसे गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, हर एक मैटर की प्रॉपर्टी रहती है। अब ये जो स्टेट चेंज हुआ है मैटर का, ये किस आधार पर होता है? तो ये जो मैटर का स्टेट चेंज हुआ है, इसमें हम फिजिकल कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जिस फिजिकल वेरिएबल किसी भी मैटर के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होता है, उनमें चेंज करके हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी, अगर मान लो आपको कोई मैटर का कोई दिया हुआ है, यानी आपको कोई सॉलिड दिया हुआ है, तो उस सॉलिड से आप लिक्विड में पहुंच सकते हैं, यानी कि उस सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस लिक्विड को फर्दर आप अगर मान लो और हीट देते हैं तो उसे आप गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप गैस को कूल करते हैं या ठंडा करते हैं तो वो आपको लिक्विड स्टेट दे देगी, और अगेन उसे ठंडा करने पे वो आपको सॉलिड स्टेट दे देगी। यानी कि मैटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कोई सा भी मैटर हुआ वो, उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब आप उसके फिजिकल वेरिएबल्स में कुछ चेंज करते हो, जैसे उसके टेम्परेचर में या प्रेशर या वॉल्यूम में जब आप चेंज करते हो, तो उसकी जो स्टेट रहती है वो चेंज हो जाती है। और इसी आधार पर मैटर के कुछ लॉ दिए गए हैं, जो कि आपस में इनके जो फिजिकल वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, उनमें आपस में रिलेशनशिप बताते हैं। तो अब बात करते हैं हम गैसियस स्टेट से जो रिलेटेड हमारे कुछ लॉ है उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे किसी भी गैस का वॉल्यूम रहता है वो कैसे उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, या उसके टेम्परेचर से कैसे रिलेशन रखता है, या उस गैस का जो वॉल्यूम रहता है वो उसके प्रेशर से कैसे रिलेशन रखता है, या उस गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो उसके वॉल्यूम से कैसे रिलेशन रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं गैसियस लॉ। नंबर 1 पे जो हमारा लॉ आता है वो आता है हमारा बायल्स का लॉ। बायल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है बायल्स का लॉ। बायल्स लॉ। तो बायल्स का लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने किसी भी गैस का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और उस कंडीशन में जो उस गैस का वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम उस गैस के प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि अगर मान लो आपके पास एक कंटेनर में एक गैस रखी हुई है, मान लो मेरे पास में इस कंटेनर में कोई गैस रखी हुई है, और इस गैस का मैंने क्या किया, टेम्परेचर को हमने कर दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया। तो इस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, गैस का वॉल्यूम, वो इस गैस का जो प्रेशर रहेगा उसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि जब आप इस गैस का वॉल्यूम कंटिन्यूस इंक्रीज करते जाओगे या इस गैस का वॉल्यूम आप बढ़ाते जाओगे, तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसका जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे गैस के, वो दूर दूर होते जाएंगे। और वॉल्यूम बढ़ने के साथ जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, तो जो इस कंटेनर पे जो लगने वाला प्रेशर रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लो हमें क्या बोलता है कि जब आप किसी भी गैस का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, पर्टिकुलर मास की जो गैस आपने ली हुई है, उसका जो वॉल्यूम रहेगा, उस गैस का वॉल्यूम उसके जो प्रेशर रहेगा उसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर, या एनी गैस, कोई भी ले सकते हो, एनी गैस, वॉल्यूम क्या करेगा, उसका जो प्रेशर रहेगा उसके साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर या एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि आपका जो बायल्स का लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, उस गैस के प्रेशर के। और अगर मान लो आप इनवर्सली का साइन हटाते हैं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू के। यानी कि किसी भी गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको। कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट में आपको। तो ये था हमारा बॉयल्स का लॉ, जो नंबर 1 पर हमारा गैसियस लॉ
है। नंबर 2 पर इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा चार्ल्स का लॉ, से हम रफ करते हैं। तो चार्ल्स का लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, अब बायल ने क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, तो चार्ल्स ने क्या किया कि उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो उसके टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा जो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर के। यानी कि उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपने किसी भी गैस का जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया और कंटिन्यूअस अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो इंक्रीज करता जाएगा, या आपने किसी भी गैस का टेम्परेचर को कंटिन्यूअस आप डिक्रीज करते जाओगे तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ये था हमारा चार्ल्स का लॉ, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। कांस्टेंट, किसको कांस्टेंट किया था चार्ल्स ने, चार्ल्स ने कांस्टेंट किया था प्रेशर को। एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर mass of gas is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, हमारे टेम्परेचर के। यानी कि जो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे टेम्परेचर के, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू KT। ये था हमारा चार्ल्स का लॉ। इसके बाद में जो नंबर 3 पे हमारा लॉ आता है वो आता है हमारा एवोगैड्रो का लॉ, जो हम समझते हैं। बहुत इजी लॉ है ये, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। नंबर 3 पे हमारा किसका आता है, एवोगैड्रो का लॉ। तो एवोगैड्रो का लॉ हमें क्या बोलता है, एवोगैड्रो का लॉ हमें ये बोलता है कि अगर मान लो आपने किन्हीं भी गैस के आपको सैंपल दिए हुए, अलग अलग सैंपल दिए हुए, मान लो हमारे पास में 3 तरह की गैसें हैं, मान लो 3 गैस के सैंपल दिए हुए हैं हमें, ये हमें की 3 गैस के सैंपल दिए हुए, और इन सैंपल्स का जो वॉल्यूम रहेगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, यानी कि वॉल्यूम इन गैस का सेम है। और इनमें क्या किया हमने, सिमिलर कंडीशन रख दी। किस किस की सिमिलर कंडीशन रखी हमने, सिमिलर कंडीशन हमने रखी टेम्परेचर एंड प्रेशर की, यानी प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम रख दिया और हमने उनका वॉल्यूम भी सेम रख दिया। तो एवोगैड्रो के लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि इन गैस में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन मॉलिक्यूल्स की संख्या समान रहेगी। यानी कि ये लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर आपने मान लो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को सिमिलर कर दिया तो सिमिलर वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी संख्या सेम रहेगी किसी भी गैस के लिए। तो इसका अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases have equal number of molecule at similar condition। किस किस की रहेगी सिमिलर कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आपने क्या किया कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रख दिया और इक्वल वॉल्यूम में कोई भी गैस ले ली तो उन गैस में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी संख्या सेम रहेगी, और जैसे ही आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। यानी कि उस कंडीशन में जो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ये हमारा एवोगैड्रो का लॉ है। इस लॉ में थोड़ा सा और इंटरचेंज होता है जब हम इसका रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स से रखते हैं, वो रिलेशन हम रखते हैं, इसको देखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं।
तो क्या रहता है कि जब आप किसी भी गैस को एनटीपी पर लेते हैं, एनटीपी यानी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब किसी भी गैस का आप एनटीपी पर 22.4 लीटर का वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि 22.4 लीटर आप कोई भी गैस ले रहे हो, कोई भी गैस हो सकती है, ये इस कंटेनर में मान लो हमने कितनी गैस ले ली, 22.4 लीटर हमने गैस ले ली। तो इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी जो संख्या रहेगी वो इस कंडीशन में कितनी रहेगी, और कंडीशन क्या है, एनटीपी यानी कि नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, यानी कि प्रेशर उस कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर रखा है और टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर आपका जो रहता है अराउंड 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ। तो उस कंडीशन में हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसी भी गैस में वो कितने रहेंगे, 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ऑल सभी गैसेस में। ये हमको कौन बोलता है, ये हमको बोलता है एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हम इसे बोलते हैं। तो अगर मान लो आपको कोई भी गैस दी हुई है और उस गैस में अगर आपके मॉलिक्यूल्स की संख्या 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23 है, तो उस कंडीशन में उस वेट को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि अगर मान लो आपने कोई सी भी एक गैस ली, मान लो आपने O2 लिए, O2 गैस लिए, तो अगर आप O2 गैस के कितने मॉलिक्यूल्स कलेक्ट कर लें, O2 के कितने मॉलिक्यूल्स, 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23 आपने मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो उस कंडीशन में जो वेट आएगा O2 का, उस वेट को ही हम क्या बोलेंगे, उस वेट को उस O2 के लिए हम बोलेंगे वो वेट हमारे O2 का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और आप जानते हैं कि O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है, 32 ग्राम। यानी कि 32 ग्राम अगर आपने O2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं नाप के, तो वो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स रहेंगे आपके 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस कंडीशन में, कब, जब आपने 33 ग्राम O2 ले रखी है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, जो कि हमारा क्या है, 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23। यानी कि जिस कंडीशन में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कर दिया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.23 इंटू 10 टू की पावर 23 अपॉन में 6 इंटू 23 इंटू 10 टू की पावर 23, ये इससे कट जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा, कब, जब आपने गैस के मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स कितने ले रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेंगे, n हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स के। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपका एवोगैड्रो लॉ यहाँ से क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने निकाला था कैपिटल N के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये होता है हमारा थर्ड लॉ, जो कि हमारा है एवोगैड्रो का लॉ। तो ये हमने 3 लॉ जो पढ़े हैं, नंबर 1 पे हमने बायल्स लॉ पढ़ा, जो हमारा था v इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारे p के। जब सेकंड लॉ जो हमारा चार्ल्स का लॉ था, उसमें हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और एवोगैड्रो के लॉ के हिसाब से हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। जब हम इन तीनों लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, और उस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम इन तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन करते हैं और जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लॉ आता था वो कौन सा लॉ है, हमारा बायल्स का लॉ पढ़ा था हमने। बायल्स का लॉ जो हमारा क्या था कि v हमारा जो वॉल्यूम रहता है किसी भी गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, हमारे प्रेशर के। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स का लॉ में क्या बोलता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर के। और जो हमारा बॉयल्स थे उन्होंने किसको कांस्टेंट किया था, हम बॉयल्स ने किया था हमारे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर।
जबकि हमारे चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट रखा था, चार्ल्स ने हमारे रखा था प्रेशर कांस्टेंट, बट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। जबकि जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या है, थर्ड लॉ हमारा है अवोगाड्रो का लॉ। एवोगैड्रो का लॉ हमारा क्या बोलता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स के। और सीधी सी बात है, आप अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, आप प्रैक्टिकली भी इसे देख सकते हैं। और इन्होंने क्या रखा था, सिमिलर कंडीशन ऑफ, सिमिलर कंडीशन किसकी रखी थी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की सिमिलर कंडीशन। तो जब हम इन तीनों लोगों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, और उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से हम देखते हैं कि V हमारा, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हमारे हो जाएगा एन टी अपॉन पी के। ये हमारा V प्रोपोर्शनल का साइन, और N हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि P हमारा V के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब हमारा ये P उधर चले जाएगा तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा R हो जाएगा, और NT जब इसे हम अरेंज करते हैं तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NRT। और जो यहाँ पे जो ये R है इसको हम क्या बोलते हैं, R हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब अगर हम बात करें इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट्स की, तो इसके जो यूनिट्स रहते हैं उनको हम अगर लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जो यूनिट्स की बात करते हैं हम, तो यहां से हम निकाल लेंगे PV इज इक्वल टू NRT, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PV अपॉन NT। ठीक है, तो यहां से हमारा इसका हम अगर यूनिट की बात करें तो P हमारा यहाँ पे क्या है, P हमारा है प्रेशर, और प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हमारा प्रेशर हो जाएगा, इंटू V क्या है हमारा, V हमारा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं, अपॉन N इज इक्वल टू क्या है हमारा, N इज इक्वल टू है हमारे मोल्स, और T हमारा क्या है, T हमारा टेम्परेचर है। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, एरिया लिखते हैं हम मीटर का स्क्वायर, यहां से मीटर का स्क्वायर से मीटर का क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, और R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा तो 1 मीटर हमारा ऊपर बच जाएगा, तो फोर्स इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। अब फोर्स इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू मीटर हमारा हो जाता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा, इसे हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन मोल टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा आर की जो यूनिट रहेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी आर की यूनिट की अगर हम बात करें तो आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एनर्जी अपॉन हमारा हो जाएगा मोल, और टेम्परेचर को हमने किस में ले लिया, टेम्परेचर को हमने डिग्री में ले लिया, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी, आर की यूनिट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें आर की न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो आर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी रहेगी वो अलग अलग यूनिट में आर की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग रहती है, जो हम अभी देखते हैं। तो आर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम सबसे पहले एनटीपी पर बात करते हैं किसी भी गैस के लिए। एनटीपी पर हम किसी भी गैस के लिए जो प्रेशर जो रहता है उसे हम 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, जबकि हम जो वॉल्यूम लेंगे वो वॉल्यूम हम 22.4 लीटर कंसिडर करेंगे, जबकि हम नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 कंसिडर करेंगे, और हम किसी भी गैस का जो टेम्परेचर उस कंडीशन में लेंगे, टेम्परेचर हम कितना लेंगे 273 केल्विन लेंगे। तो जब हम इसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो R इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला था, PV इज इक्वल टू NT। जब हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा प्रेशर 1
इंटू वॉल्यूम हमने कितना लिया है 22.4/1 इंटू हमने जो टेम्परेचर लिया है वो 273 केल्विन लिया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जो हमारी रहती है 0.0821, ये वैल्यू हमको आती है। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमें मिल जाएगी प्रेशर हमने लिया है एटमॉस्फेयर में, एटीएम, वॉल्यूम हमने लिया है लीटर में, लीटर अपॉन मोल केल्विन। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये कब आती है, हमारी एनटीपी पर वैल्यू आती है। अब अगर हम बात करें सीजीएस में इसकी वैल्यू की, तो जब हम सीजीएस में लेके चलते हैं तो प्रेशर को अब हम 1 कंसीडर न करते हुए अब हम जो प्रेशर लिखने वाले हैं वो प्रेशर हम लिखेंगे 76 इंटू 13.6 इंटू 981। ये वैल्यू क्या होती है, अगर इस वैल्यू को आपको समझना है तो ये वैल्यू जब आप एटमॉस्फेयर प्रेशर नापते हैं, तो जब एटमॉस्फेयर प्रेशर आप किससे नापते हैं, तो मरकरी को आप रेफरेंस मानकर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर नापते हैं। तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें आप एक ट्यूब में मरकरी लेते हैं और उस ट्यूब की जो लेंथ रहती है वो आपकी 1 मीटर रहती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर रहती है। तो जब आप उस ट्यूब के अंदर आप मरकरी भरते हैं तो उस मरकरी की जो डेंसिटी रहती है, यानी कि उस जो मरकरी का घनत्व रहता है वो रहता है 13.6 यानी 13.6। तो उस मरकरी को आप जब उस ट्यूब को आप उल्टा कर देते, उस ट्यूब में आप पूरी मरकरी भर देते हैं और उस ट्यूब को आप जब उल्टा करके एक प्लेन सरफेस पर रखते हैं या एक प्लेन ग्लास के उसमें रखते हैं, तो जो मरकरी का जो लेवल गिरता है वो 76 सेंटीमीटर तक नीचे गिरता है। तो वो वैल्यू हम लेते हैं उस ट्यूब की, ये मरकरी की डेंसिटी हो जाएगी और ये 981 क्या रहता है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल जी की वैल्यू है। तो इसके बाद में ये हम प्रेशर कंसीडर करते हैं, जबकि हम जो अब वॉल्यूम लेने वाले हैं, वॉल्यूम हम अब लीटर में ना लेते हुए वॉल्यूम किस में लेंगे, हम ml में। तो जो हम 22.4 लीटर लेते हैं उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अब वैल्यू आएगी वो हमारी 22,400 ml आएगी। जबकि जो हम मोल लेंगे, मोल अब भी हम 1 ही कंसीडर करेंगे, मोल को तो हम चेंज कर सकते नहीं है मोल। और जो हम टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर अब भी हम केल्विन में लेंगे जो कि हमारा होगा 273 केल्विन। जब ये सारी वैल्यू हम रखते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें जो आर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 76 इंटू 13.6 इंटू 981 इंटू 22,400 अपॉन 1 इंटू 273। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी आपको 8.314 इंटू 10⁻⁷ और ये वैल्यू रहेगी अर्ग पर मोल केल्विन रहेगी आपकी ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है सीजीएस में, जब आप इस अर्ग को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो इस तरह से रहता है कि आपका 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ग। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपकी ये जूल में जो वैल्यू आएगी, अब आर की जो वैल्यू जूल में आएगी वो आएगी आपकी 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू मोस्ट ऑफ केस में यूज होती है। और जब आप इस जूल को फर्दर आप कैलोरी में कन्वर्ट करते हो तो आपको जो वैल्यू अब मिलेगी कैलोरी में, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हमारा होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 4.18 कैलोरी। तो जब आप इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू अब मिलेगी वो वैल्यू आपको मिलेगी आर की। आपने 8.314 को जब आप 4.184 से जब डिवाइड करते हैं तो वो आपको 1.98 के अप्रोक्सीमेट मिलेगी, जिसे हम लिखते हैं 2 के इक्वल लिख लेते हैं। इसको हम 2 से कंसीडर करके चलते हैं। तो जो आर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। और ये जो वैल्यू रहेगी इसको मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम यूज करने वाले हैं, जिसे हम 2 मान के
चलते हैं आर की वैल्यू को। तो ये थी हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें जो हमको मोस्ट ऑफ केस में जो यूज होने वाली है वो वैल्यू है हमारी ये 2, और हमारी जो वैल्यू आती है ये जूल वाली और कैलोरी वाली वैल्यू ज्यादातर केस में यूज होती है। इसके बाद जो हमारे गैसियस स्टेट के जो 2 लॉ और आते हैं वो हम देखते हैं। तो नंबर 4 पे जो हमारा लॉ आता है वो लॉ है हमारा ग्राम्स का डिफ्यूजन का लॉ। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी गैस को खुला रखते हैं तो वो गैस पूरे एनवायरनमेंट में जितनी भी उसको स्पेस मिलती है, जितना भी आप वॉल्यूम आप प्रोवाइड करवाते हो, वो वैकेंट स्पेस रहती है उसमें फैल जाती है। तो गैस की इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज हो गई गैस, यानी कि फैल गई, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं उन खाली स्पेस में वो मोशन करने के लिए। गैस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ग्राम्स का लॉ हमें क्या बोलता है, किसी भी गैस के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है वो उसके जो डेंसिटी रहेगी या उस गैस का जो मोलर मास रहेगा उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि अगर आपने किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ग्राम्स ने भी क्या किया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर को भी इन्होंने क्या कर दिया एंड प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ their density or मोलर मास, यानी कि उस गैस की डेंसिटी और मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर जो रहेगा हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, वो उस गैस की डेंसिटी या उस गैस का जो मोलर मास रहेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। देखो सीधी सी बात है कि कोई भी गैस की जो डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, आपस में पास पास रहेंगे और वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, और अट्रैक्शन फोर्स फील करने की वजह से वो इतनी आसानी से डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। या उस गैस का जितना ज्यादा मोलर मास रहेगा, यानी कि उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो जितने भारी रहेंगे, जितने बड़े रहेंगे, वो डिफ्यूज करने में उनको इतनी डिफिकल्टी होगी। यानी कि आप बोल सकते हो कि किसी भी गैस को अगर आप इजीली डिफ्यूज करना चाहते हो तो उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए, या उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं उनका जो मोलर मास रहना चाहिए वो कम रहना चाहिए। ये हमें कौन बोलता है, ये हमें ग्राम्स का लॉ बोलता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ लॉ आता है वो हमारा आता है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ, वो हम देखते हैं। तो नंबर 5 पे जो हमारा लॉ है वो है हमारा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर मान लो आपके पास में कोई एक कंटेनर है, ये आपके पास में कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने दो या दो से ज्यादा ऐसी गैसें ली हुई है जो आपस में केमिकली इररिएक्टिव है, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो उन गैसों के द्वारा जो इस कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जो टोटल प्रेशर जो फील कर रहा है ये कंटेनर, वो जो प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर पे लगने वाला है, टोटल प्रेशर, वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल रहेगा, वो टोटल प्रेशर इन गैस के जो मिक्सचर में जो प्रेजेंट जो इंडिविजुअल गैसेस है उनके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उनके सम के इक्वल रहेगा। यानी कि मान लो इसमें मेरी एक गैस, कोई भी एक गैस है, मान लो ये G1 गैस के मॉलिक्यूल से कोई G2 गैस है और कोई G3
गैस है। अब ये जो G1 गैसेस है ये इस कंटेनर की जो वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो मान लो P1 है। G2 जो गैस है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो P2 है, और G3 जो मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो इस कंटेनर की वॉल पर P3 प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और टोटल जो प्रेशर इस कंटेनर की वॉल पे जो लग रहा है वो है हमारा P। तो ये जो P टोटल प्रेशर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वो जो इंडिविजुअल जो प्रेशर लग रहा है, इंडिविजुअल जो गैसेस के द्वारा जो प्रेशर आपका लग रहा है उनके सम के इक्वल रहेगा, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 जितनी भी आपने गैस ली हुई है। तो ये था हमारा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ, और ये हमें यही बोलता है कि आपने कोई भी मिक्स कंटेनर में आपने कोई मान लो मिक्सचर लिया हुआ है, तो उस मिक्सचर में जितनी भी गैस प्रेजेंट रहेगी उनके द्वारा जो इंडिविजुअल जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर का जो सम रहेगा वो हमारे टोटल प्रेशर के इक्वल रहेगा। तो ये था हमारा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ, जो हमारा फिफ्थ गैसियस लॉ आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो गैसियस स्टेट से रिलेटेड जो सारे लॉ है वो पढ़े, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमने बॉयल्स का लॉ पढ़ा, फिर हमने चार्ल्स का लॉ पढ़ा, फिर हमने एवोगैड्रो का लॉ पढ़ा, और उन लॉ के तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन से हमने एक इक्वेशन डिराइव की जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, जो हमारी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। इसके बाद में हमने जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन का जो कांस्टेंट आया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी कुछ वैल्यूज निकाली, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, और उसके बाद में हमने नंबर फोर्थ पे हमने डिफ्यूजन का लॉ पढ़ा, और हमने पार्शियल प्रेशर वाला लॉ पढ़ा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट का वीडियो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम काइनेटिक थ्योरी गैस की जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।